नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो देखिएगा, आज हम बात करेंगे हिंदी अनिवार्य कक्षा 12वीं को लेके, और इसमें यहाँ पर हम 15 ऐसे क्वेश्चंस को जो है वो शामिल कर रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2023 की अपनी जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर रहने वाले हैं, और शेखावाटी मिशन 100 के तहत ये प्रश्न जो है वो तैयार किए गए हैं। तो देखिएगा, पहला यहाँ पे हमारा जो प्रश्न रहेगा कि भक्तिन को परिस्थितिवश अक्खड़ बनी पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी कहने का क्या कारण है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा कि भक्तिन का जीवन जो है वो कठोर संघर्षों से जो है वो गुजरा था, और पारिवारिक दुर्व्यवहार है, पति की असामयिक मृत्यु है, या कुटुंबियों का छल है आदि ने उसको जो है वो अक्खड़ बना दिया था। और जब वह अपना गांव छोड़कर महादेवी की सेवा में आई तो उनके प्रति पूर्णतः वो समर्पित हो जाती है, और महादेवी के जो सहृदय जो व्यवहार है ने उसके मन में उनके प्रति है अपूर्व आत्मीयता जो है वो भर देती है, और वह जीवन के हर कदम पर उनके साथ रही और हमेशा उनके सुख दुख का जो है वो ख्याल भी रखती है, और वह उसकी सेविका न होकर उसकी आत्मीयता पूर्वक एक संरक्षिका जो है वो बन जाती है। चलिए, हमारा दूसरा सवाल जो रहेगा कि जो लोग बाजार से, देखिए बाजार दर्शन पाठ से ये प्रश्न लिया गया है कि जो लोग बाजार से लाभ नहीं उठा सकते और न ही बाजार को लाभ दे सकते हैं, वे लोग बाजार का बाजारूपन ही बढ़ाते हैं। इस कथन का आपको आज से स्पष्ट करना है। तो देखिएगा, इसका उत्तर जो रहेगा, देखिए कि बाजार नामक संस्था का उद्देश्य है लोगों की आवश्यकताओं की वस्तुएं जो है वो उपलब्ध कराना, और बाजार जाने से पहले हमें जो है अपनी आवश्यकताओं का ठीक तरह से पता होना चाहिए, तभी हम बाजार को जो है वो सच्चा लाभ दे सकते हैं, और वही व्यक्ति बाजार से सच्चा लाभ उठा भी सकता है, और वही मनुष्य जो है अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी खरीद सकेगा। यदि हम मन लेकर अर्थात अपनी ज़रूरतों को जाने बिना ही बाजार अगर जाएंगे तो बाजार के आकर्षण में पड़कर अनावश्यक चीज़ें जो है वो हम खरीद लेंगे, और इस प्रकार हम बाजार का लाभ जो है वो नहीं उठा सकेंगे, तथा बाजार का उद्देश्य भी जो है वो भी पूरा नहीं हो सकेगा, और बाजार को भी हम कोई सच्चा लाभ नहीं दे सकेंगे। इसमें बाजार का जो उद्देश्य है वो भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और उसका जो बाजारूपन है वो यहाँ पर बढ़ जाता है। चलिए, हमारा प्रश्न नंबर जो 3 है वो यहाँ पर रहता है कि बाजार के कौन से दो पक्ष हैं, उनकी विशेषताओं को आपको स्पष्ट करना है। तो देखिएगा, बाजार के दो पक्ष होते हैं, पहला होता है विक्रेता और दूसरा होता है ग्राहक। तो दो यहाँ पर पक्ष हैं इसके। एक वह जो उतना ही धन कमाना चाहता है जितना उसके लिए ज़रूरी है, और दूसरा वह जो ग्राहक है को ठग कर उसका शोषण करता है। पहले विक्रेता की श्रेणी में चूर्ण भगत जी आते हैं, चूर्ण वाले भगत जी आते हैं। दूसरे प्रकार के विक्रेता तो आज के बाज़ार में लगभग सभी आपको देखने को मिल जाएँगे, लेकिन भगत जी जैसे जो विक्रेता हैं वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। यानी विक्रेता मतलब दुकानदार है, बेचने वाला है। ग्राहक भी देखिएगा 3 प्रकार के होते हैं। एक वह जो अपनी आवश्यकता को जानकर बाज़ार जाते हैं तथा सामान खरीदते हैं। दूसरे वह जो नहीं जानते कि उसकी ज़रूरत क्या है, और बाज़ार के आकर्षण में वो फँस जाते हैं और अनावश्यक सामान जो है वहाँ से खरीद लेते हैं। और तीसरा जो है वो है यह है कि बाज़ार में अनिश्चय का शिकार होकर कुछ भी नहीं खरीद पाते और खाली हाथ वापस लौट आते हैं। चलिए, हमारा जो यहाँ पे 4 नंबर वाला जो सवाल रहेगा कि काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का जो सुंदर चित्रण है वो यहाँ पर किया गया है। इस संबंध में अपना जो मत है वो यहाँ पर प्रकट करना है। तो देखिएगा, इसका उत्तर जो रहेगा कि काले मेघा पानी दे संस्मरण में लेखक ने जो है पुराना वर्णन यहाँ पर किया है। जब वर्षा के अभाव में लोग जो है पेड़ पौधे सब जो है अभाव में सूखने लगते हैं, और इंद्रसेना के जो लड़के हैं वो पानी मांगते हुए गलियों से निकलते हैं। लोग उन्हें पानी से जो है वो तरबतर भी कर देते हैं। लोगों का मानना है कि इससे वर्षा होगी, और वर्षा होने के बारे में विज्ञान का अपना सिद्धांत और तर्क अलग है, किंतु जो सामान्य है उसका तर्क उससे ऊपर है। विज्ञान के सफल न होने पर लोग अपनी इच्छा के अनुरूप आचरण करने से बिल्कुल नहीं चूकते हैं, और जन विश्वास का यही इस संस्मरण का जो है मुख्य विषय भी है। लेखक का मन इस कहाँ पानी को बर्बादी मानता है, जबकि उनका मानना है कि दान और त्याग द्वारा देवता को प्रसन्न किया है। भाई, इसकी जीजी का ये मानना है कि त्याग और दान के द्वारा जो है वो देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, और बुद्धि में लेखक का मत ठीक लगता है, जबकि आपकी दृष्टि में जो है वो जीजी का मत ठीक लगता है। ठीक है, चलिए, बढ़िया क्वेश्चन था। पांचवा हमारा क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पाठ में ऋषि मुनियों का उल्लेख लेखक तथा जीजी दोनों के संदर्भों में आया है। दोनों के मत में जो अंतर है उसे आपको स्पष्ट करना है। तो देखिएगा, हमारा पांचवा जो सवाल रहेगा इसका उत्तर है कि जीजी तथा लेखक दोनों ने ही जो है ऋषि मुनियों का उल्लेख अपने मत के समर्थन में किया था।
जीजी मानती है कि ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद तब देवता उन्हें जो है वो चौगुना आठ गुना जो है वो लौटाएंगे। इस तरह वह इंद्र सेना पर पानी फेंकने के काम को सही ठहराती है। और लेखक उनसे सहमत नहीं है। वह अंधविश्वास के समर्थन के लिए ऋषि मुनियों का लेख करने का जो समर्थन है वो नहीं करता है। वह जीजी को उत्तर देता है कि ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा तब पानी कीचड़ में बहाओ? ऐसा नहीं कहा था। चलिए, हमारा छठवां सवाल है कि पहलवान की ढोलक व्यवस्था बदलने के साथ लोक कला और कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है, स्पष्ट आपको करना है। तो देखिएगा, इसका सही उत्तर जो रहेगा कि राजा साहब से प्राप्त संरक्षण और प्रोत्साहन से लुटन को श्रेष्ठ पहलवान बनाया गया। उनकी मृत्यु के बाद विदेश से पढ़ाई करके लौटे राजकुमार को जो है वो सत्ता सौंपी जाती है और उसके बाद लुटन को जो हटा दिया जाता है। और वह राज जो था वो पहलवानों का नहीं था। वह अपने लड़कों को के साथ अपने गांव लौट आया था और अपनी उसकी कुश्ती की कला, शासन व्यवस्था बदलने की जो अप्रासंगिक थी वो हो गई थी। शासन व्यवस्था बदलने पर अनेक पुरानी कलाएं जो हैं वो भी विलुप्त हो जाती हैं। वैसे ही जो पहलवानी की जो कला थी वो भी लुप्त हो जाती है। चलिए, हमारा सातवां सवाल है कि चार्ली की कला का रस संबंधी सिद्धांत क्या है? रस संबंधी सिद्धांत बताना है। उसकी फिल्मों में इसके प्रयोग की भूमिका कैसे दी गई है? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है, देखिएगा कि चार्ली की फिल्म कला में हास्य तथा करुण रस का सामंजस्य देखने को मिलता है। हास्य का करुण में बदल जाना तथा करुण का एक हास्य में बदल जाना चार्ली की फिल्मों की विशेषता रही है। और अपने जीवन को सर्वोत्तम सफलता और समृद्धि के क्षण में स्वयं को हास्यास्पद बना लेना चार्ली की एक प्रमुख विशेषता है। चार्ली की फिल्मों में रसों के सामंजस्य की भूमिका उसके अपने अनुभवों की के द्वारा जो है वो तय होती है। चलिए, आठवां सवाल है कि चार्ली चैपलिन यानी हम सब पाठ का मुख्य विषय आपको जो है वो स्पष्ट करना है, प्रतिपाद्य स्पष्ट करना है। चलिए, इसका जो सही उत्तर है कि चार्ली चैपलिन यानी हम सब पाठ में महान अभिनेता वाली चैपलिन तथा विश्व सिनेमा में उनके योगदान को सामने लाया गया है। चार्ली की फिल्में संवाद बिल्कुल नहीं है, यदि है भी तो बहुत कम है। इसका लाभ यह हुआ कि चार्ली की फिल्में हर भाषा भाषी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और संवादों के अभाव में चार्ली को अपनी फिल्मों की जो संप्रेषणीयता है, यानी जो मतलब अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने का जो माध्यम है, उस पर विशेष ध्यान देना पड़ा तथा उसको अधिक मानवीय और सजीव बनाना पड़ा। चार्ली द्वारा प्रस्तुत जो करुण और हास्य रस के सामंजस्य और भारतीय रस योजना में उसके अभाव से जो परिचय है वो कराना भी पाठ का प्रमुख उद्देश्य रहा है। चार्ली की अभिनय कला है देश समय के बंधन को नहीं मानती है। इस तथ्य को सामने लाना तथा भारतीय फिल्मों पर उसका प्रभाव को स्पष्ट करना लेखक का मूल उद्देश्य रहा है। चलिए, हमारा नौवां जो सवाल रहेगा कि लेख नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताएं लिखनी है। किसकी? सफिया की। चलिए, सफिया का अंतर्द्वंद्व है। सिख बीबी को अपनी माँ का हम शक्ल पाकर उसके प्रति सफिया के मन में मातृत्व भाव जो है उत्पन्न हो जाता है। और इसके बाद में उसने सफिया से पाकिस्तान से थोड़ा सा नमक लाने की इच्छा व्यक्त की। सफिया ने उसे पूरा करने का निश्चय किया, परंतु पाकिस्तान से भारत नमक लाना गैर कानूनी था और सफिया अपने निश्चय पर दृढ़ रहती है। उसने सोचा कि वह नमक तो अवश्य ही ले जाएगी, भले ही चोरी से ले जाना पड़े। उसने नमक की पुड़िया फलों की टोकरी में छिपा दी, परंतु उसे यह विचार उचित नहीं लगा और वह प्रेम की सौगात की चोरी से नहीं ले जाना चाहती थी। उसने उसे दिखाकर ले जाने का निश्चय किया और उसका विश्वास था कि कस्टम वाले भी मनुष्य ही होते हैं, मोहब्बत और मानवता को भावनाएं उनके दिल में भी होती होंगी। और यहाँ पर हम बात करते हैं उनकी चारित्रिक विशेषताओं की। तो देखिएगा, नमक भारत से ले जाना तथा चोरी से ये कहकर सुनकर ले जाने के विषय में जो द्वंद्व सफिया के मन में उठा था, उनका कारण सफिया का उदार और सांप्रदायिक भावना से अप्रभावित होना है और उनके मन में मानवीयता, मोहब्बत और अपनेपन की भावना भरी हुई है। उसको कस्टम वालों की भी इंसानियत का पूरा विश्वास है। वह कानून को इंसानियत और मोहब्बत से ऊपर नहीं मानती। अपने विषय से वह दोनों देशों के कस्टम अधिकारियों को प्रभावित करने में सफल होती है। सफिया अपने वादे की पक्की है और उसे अपने पवित्र साधनों से ही जो है वो पूरा किया था। चलिए, हमारा जो 10वां सवाल यहाँ पे रहेगा कि मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जीवन और जनता बट नहीं जाती। उचित तर्कों व उदाहरणों के जरिए आपको स्पष्ट करना है। तो देखिएगा, राजनीतिक आधार पर किसी देश का बंटवारा उसके नक्शे में तो अलग अलग कर सकता है, लेकिन उस देश की जनता के दिलों को नहीं बांट सकता। और भारत का विभाजन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। कहानी के पात्र जो है वो सिख महिला और कस्टम अफसरों की भावनाएं उपयुक्त तथ्य को प्रमाणित करती हैं। और भारत का विभाजन जो है वो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण हुआ, न कि जनता की भावनाओं के आधार पर। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए, 11वां सवाल है हमारा कि नमक प्लेज, अच्छा ये प्रश्न पहले आ चुका है, ठीक है।
चलिए चलिए कोई बात नहीं है। जो हमारा 12वां जो सवाल रहेगा कि शीरीष को एक अद्भुत अवधूत क्यों कहा गया है। पाठ में शीरीष फूल के आधार पे आपको समझाना है। तो देखिएगा, अवधूत संसार की कठोर स्थितियों से अप्रभावित तथा उसमें संतुलन बनाए रखता है। और शीरीष को एक अद्भुत अवधूत कहने का कारण है कि ये भीषण गर्मी, धूप, लू में भी हरा भरा रहता है और उस पर नए पत्ते और फूल लदे रहते हैं। जब दूसरे वृक्ष सूख जाते हैं तब शीरीष पुष्पित और पल्लवित होते हैं। लेखक देखता है कि शीरीष भीषण ताप सहकर भी हरा भरा रहता है, कोमल पुष्पों से वो लद जाता है। इससे कवि को एक अवधूत प्रतीत होता है। वह कवि को देश, जाति और मानवता के हित में काम करने की जो प्रेरणा है वो भी देता है। और उसके मन में जो है वो उच्च और महान जनहितकारी विचार जो है वो उत्पन्न होते हैं और मन में देश और समाज के उत्थान की भावना है जो वो भी जागती है। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन था। 13वां हमारा जो क्वेश्चन रहेगा कि द्विवेदी जी ने शीरीष के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अविचल रहकर जिजीविषु बने रहने की सीख दी है। स्पष्ट करना है आपको। तो देखिएगा, शीरीष जीवन की कठोर परिस्थितियों से विचलित नहीं होता है। जब चारों ओर भीषण ताप धरती को जलाया करता है, तेज लू हृदय को सुखा देती है, लेकिन उस समय भी शीरीष देखो हरा भरा रहता है, सुंदर फूलों से वो लदा रहता है। विपरीत स्थितियों और जीने की प्रबल इच्छा को वो मिटा नहीं पाती है। और इस प्रकार शीरीष विपरीत परिस्थितियों में भी मस्त रहने की शिक्षा देता है। मनुष्य को भी अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों में अविचलित रहना चाहिए और उसी के हिसाब से जीना भी चाहिए। चलिए, हमारा यहाँ पे 14वां जो सवाल रहेगा कि असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार से आप क्या समझते हैं। क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं? मौलिक उत्तर देना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। चलिए, देखिएगा कि मनुष्य जन्म, सामाजिक स्तर और अपने प्रयत्न के अनुसार दूसरे मनुष्य से भिन्न होता ही है। और इस दृष्टि से समानता की बात केवल एक कल्पना मात्र रह जाएगी। और प्रयत्न में सफलता न होने से मनुष्य के साथ व्यवहार की समानता नहीं होनी चाहिए। बात सही है बिल्कुल। असमान व्यवहार का आशय यही है, किंतु यह दृष्टिकोण ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। समाज में समान न होने पर भी केवल मनुष्य होने के कारण सभी मनुष्य समानता के व्यवहार के अधिकारी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और अंबेडकर मानते हैं कि समता एक काल्पनिक वस्तु है। प्राकृतिक दृष्टि से सभी मनुष्य समान नहीं होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति वंश, परंपराओं, सामाजिक उत्तराधिकारी है या अपने प्रयत्नों के आधार पर दूसरे से भिन्न हो ही जाता है, असमान होता है। अतः समता को कल्पना की वस्तु ही माना जाना चाहिए। फिर भी मानवता के दृष्टिकोण से वह सभी मनुष्यों को समान व्यवहार का अधिकारी मानते हैं। असमान व्यवहार मनुष्य के विकास में भी बाधक होता है। अतः मानव समता का सिद्धांत ही व्यवहार्य और उचित रहता है। चलिए, हमारा आज का 15वां सवाल है, लास्ट सवाल यहाँ पे रहेगा कि अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप क्यों नहीं मानी जा सकती। तर्क देना है आपको। तो देखिएगा, कार्यों का कार्य कुशलता की दृष्टि से विभिन्न लोगों द्वारा श्रम विभाजन कहलाता है। कार्यों की कुशलता की दृष्टि से विभिन्नता जो होती है उसे हम श्रम विभाजन कहते हैं। भारत में हिंदू धर्म में जाति आधारित व्यवस्था में भी काम को विभिन्न जातियों में बांटा गया है। इस आधार पर लोग जाति प्रथा को कोई बुराई नहीं समझते। जाति प्रथा है श्रम विभाजन का ही रूप नहीं है। अपने मत के समर्थन में देखिए, इन्होंने कुछ तर्क भी दिए हैं कि जाति प्रथा में श्रम के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन हो जाता है। दूसरी हम बात करें तो यह विभाजन अस्वाभाविक है। इसके अनेक वर्ग बनते हैं और उसको एक दूसरे से नीचा दिखाया जाता है। तीसरी हम बात करें तो इस विभाजन में मनुष्य के शिक्षण का निजी ख्याल नहीं रखा जाता। चौथी में बात करूँ तो इसमें माता पिता के सामाजिक रूप के अनुसार जन्म के आधार पर पेशा मनुष्य को जीवन भर बनाए रखना पड़ता है और उसे लेकर दूसरे पास पैसा जो है, व्यवसाय जो है वो चुनने की अनुमति उसकी नहीं होती है। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? 15 क्वेश्चन बढ़िया थे, ठीक है। चलिए, हम और भी इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए लेकर आएंगे। शेखावाटी मिशन 100 के तहत गुरुजनों ने जो तैयार किया है मैटर वो बहुत बढ़िया है और सभी बच्चों तक जो है ये पहुंचना भी चाहिए। चलिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।